हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है दीपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं गुट निरपेक्ष, यानी जो ये चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, जो है चैप्टर 12, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी सेमेस्टर जो है 4th और ईयर्स है 2 सेकेंड ईयर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई जो क्लासों में ये इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा, ये +2 में भी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये भी रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसमें जो है सब्सक्राइब करना आपके हित में है। क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होता है कि अगर मैं कोई भी वीडियो आपके जो है क्लास के रिगार्डिंग आपके जो है ज़रूरत के लिए मैं डालूंगा, तो वो आप तक बहुत ही सरलता से पहुंच जाएगा, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप बाद में अगर अच्छा लगता है, बाद में आप दोबारा रिसर्च करने की कोशिश करते हो, तो आप जो है इसका तिरपान स्टडी सेंटर नाम लिखने में भी असमर्थ रहोगे। क्योंकि अगर आप तिरपान लिखोगे तो वो तिरपस कर देगा, तो आपको लगेगा शायद कि ये चैनल है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, बात मानोगे तभी आगे बढ़ोगे। चलिए देखते हैं, ये तो आपके फ़ायदे की बात थी। अब जो हम देखते हैं ये है कि हमारा चैप्टर जो है आज गुट निरपेक्ष आज है क्या। गुट निरपेक्ष कहा जाता है कि जब आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय इसके पास बहुत सी कठिनाइयों का सामना इसको करना पड़ा। क्योंकि जो भारत आज़ाद हुआ था उस समय ये इस ऐसी स्थिति में थी, ना तो ये, क्योंकि उस समय आपको पता है ये कोल्ड वार चल रही थी, ना तो वो जो है पूंजीवादी में जा सकती थी, ना साम्यवादी में जा सकती थी। तो इन्होंने एक नया ही जो है बनाया था, उसको इन्होंने नाम दिया था जो है नॉन एग्रीमेंट, यानी गुट निरपेक्ष। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के 2 गुटों में बट गया था। एक गुट के नेतृत्व अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था, दूसरा गुट का सोवियत संघ ने किया था। दोनों गुटों में अनेकों कारणों से लेकर शीत युद्ध आरंभ हो गया था। यूरोप, एशिया के अधिकांश देश इस गुट में फंस गए थे और वो किसी न किसी गुट में शामिल हो भी गए थे। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत नेताओं ने अपने देश की विदेशी नीति का निर्माण करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत की विदेशी नीति के निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने अपनी विदेशी नीति का आधार गुट निरपेक्ष अथवा संलग्नता यानी नॉन एग्रीमेंट बनाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम किसी गुट में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश यहाँ आंतरिक समस्याओं से इतनी अधिक है कि हम दोनों गुटों से संबंधित बनाए रखने बिना ही सुलझा नहीं सकते। वैसे भी कोई देश जब नया आज़ाद होता है तो उसकी समस्या इतनी बढ़ जाती है कि वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अंततः भारत के लिए असंलग्न यानी नॉन जो है गुट निरपेक्ष की नीति अपनाना, ठीक है, राष्ट्रीय हित के लिए लाभदायक भी था। अगर अथवा गुट निरपेक्ष का आखिर अर्थ क्या होता है, गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, आखिर इसको हम किस शब्दों में लेते हैं? तो भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार गुट निरपेक्ष था। गुट निरपेक्ष नीति का मतलब क्या होता है? गुट निरपेक्ष का मूल अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति अथवा आचरण से है कि आप किसी देश में सम्मिलित नहीं हो, आप स्वतंत्र हो, आपकी स्वतंत्रता को कोई हनन नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह भी है कि भारत किसी भी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र रहेगा, यानी इस पर किसी तरह के दबाव नहीं होगा। क्योंकि अगर आप जो है, या तो आप जो कहते हैं गुट निरपेक्ष को छोड़ के अगर आप किसी भी में आप सम्मिलित होते हो, चाहे वो सोवियत संघ हो या अमेरिका में, तो आपको उसके विचारधारा को जो है अनुग्रहण करना पड़ता और उसके तरफ से आपको इसमें सम्मिलित होना पड़ता और लड़ाई में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता। इसलिए जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको सबसे अलग रखा और अपने आप को स्वतंत्र रखा। ठीक है, क्योंकि नेहरू जी ने साफ कहा था कि जहाँ तक संभव हो हम उन शक्तियों और गुटों से अलग रहना चाहते हैं जिनके कारण पहले भी महायुद्ध हुए हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिका का तो शुरू से ही जो है महत्वाकांक्षा अलग रही है और उसका विचारधारा भी काफ़ी अलग रहा है। इसलिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बहुत ही दूरदर्शिता का उन्होंने विचार रखा और उनको ये लगा कि शायद अमेरिका के साथ सम्मिलित होना हमारे देश के हित में नहीं है। इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्ष का निर्माण किया। गुट निरपेक्ष नीति स्वतंत्र नीति होती है जिसके कारण देश किसी भी गुट को हाथों कठपुतली बनने से बच जाता है। गुट निरपेक्ष की नीति के कारण देश प्रत्येक समस्या पर उनके गुण दोष पर अपनी राय
कायम रखता है, यानी अपना जो है खुद निर्णय लेने के सारे सक्षम होते हैं। गुटनिरपेक्ष की नीति शांतिवाद की नीति है, यानी इसमें किसी तरह का जो है कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, एक तरह का ये शांतिवाद नीति है। गुटनिरपेक्ष अथवा संलग्न का अर्थ अलग बात है, यानी आइसोलेशनलिज्म है, आप सबसे अलग रहते हो। भारत ने संसार के अधिकांश देश के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं और संयुक्त राज्य जो राष्ट्र का भारत बड़ा ही सक्रिय सदस्य भी है। जो है गुटनिरपेक्ष अथवा संलग्न का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में कहा था कि भारत को स्वतंत्रता होने पर उसे विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा भी करनी होगी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत ने जो नीति अपनाई है वो नकारात्मक और तटस्थ नीति नहीं है, वो एक सकारात्मक और व्यापक नीति है जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के समय से चली आ रही है। और उन्होंने पुण्य जोर देकर कहा भी था कि मानव की स्वतंत्रता या शांति खतरे में हो तब वह तटस्थ नहीं रह सकते, तटस्थ रहेंगे भी तो नहीं रह पाएंगे। यानी उन्होंने साफ क्लियर कह दिया था कि भारत को सभी देशों से अलग रहने में ही भारत की भलाई है, क्योंकि तभी जो है भारत अपनी जो स्वतंत्रता को बनाए रख सकता है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार गुटनिरपेक्ष में ना तो तटस्थ है और न ही समस्याओं के प्रति उदासीनता है। उसमें सिद्धांतों के आधार पर सक्रिय और स्वतंत्र रूप से निर्णय करने की भावना निहित होती है, यानी आप जो हो किसी तरह की भी स्वतंत्र निर्णय ले सकते हो, यानी आप किसी भी देश के अंदर काम नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपको दबाव हो, आप कोई भी निर्णय स्वतंत्र ले सकते हो। इसलिए जो है गुटनिरपेक्ष अलग ही बात को निर्माण करता है। अपनी इसी आंतरिक शक्ति के सहारे वह सभी देशों के बीच विश्वास तथा सहयोग को अधिक से अधिक बढ़ाने पर बल दे रहा है ताकि विश्व के युद्ध और आर्थिक विनाश से बचाया जा सके। भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति एक सकारात्मक नीति है, केवल नकारात्मक नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि भारत पूर्व पश्चिम में मतभेदों की खाई को पलटने का प्रयत्न कर रहा है, यानी इसके प्रयत्न से ही शायद हो तो इसको पूर्व या पश्चिम को जो है बदला जा सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अथवा संलग्न अपनाने के क्या कारण थे? देखिए, इसको अपनाने का बहुत से कारण थे, यानी केसेस ऑफ अडॉप्टिंग टू पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रीमेंट। भारत गुटनिरपेक्ष नीति को जोश में आकर नहीं अपनाया था, बल्कि एक गंभीर चिंतन फल तथा इसका अपनाने के कई कारण थे। पहला कारण तो यही था, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी था, आर्थिक पुनर्निर्माण। क्योंकि आपको पता है कि भारत उस समय आज़ाद हुआ था और इसका आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल तहस नहस अंग्रेज करके गए थे। कहते हैं प्रथम भारत कई वर्षों को समाजवादी पोषण के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था और इसके सामने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देश के आर्थिक पुनर्निर्माण का था। यह कार्य शांति के वातावरण में हो सकता था, न कि तनावपूर्ण स्थिति में। अंततः भारत के लिए किसी गुट का सदस्य न बनना ही उचित था, क्योंकि यदि भारत किसी गुट में सम्मिलित होता तो इससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती, जो कि भारत के लिए ठीक नहीं थी। दूसरा बात था स्वतंत्र नीति निर्धारण के लिए, यानी स्वतंत्र नीति निर्धारण करना भी इसका सबसे बड़ा जो है दायित्व थी। द्वितीय भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति इसलिए भी अपनाई क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय प्रत्येक क्षेत्र में पुण्य स्वतंत्र रहने की उत्कृष्ट अभिलाषा थी। वो चाहते थे कि हर क्षेत्र में, जो भारतवासी चाहते थे कि वह हर क्षेत्र में जो है स्वतंत्र रहें, और यानी किसी प्रकार के उन पर कोई तरह का दबाव न हो। भारत को स्वतंत्र हजारों देश प्रेमियों के बलिदान के बाद मिली थी। अंततः भारत के लिए स्वतंत्रता अमूल्य थी। किसी गुट में सम्मिलित होने का अर्थ था मूल्यवान स्वतंत्रता को खो बैठना, यानी उसके अधीन हो जाना। क्योंकि आपको पता ही कि अगर आप सोवियत संघ या अमेरिका गुट में सम्मिलित होते, या आप पूंजीवाद या जो है साम्यवादी में सम्मिलित होते, तो आप उसके अधीन हो जाते। जो वो आपको कहते वो आपको करना पड़ता, और इसमें यही बात थी कि दूसरी बार जो है गुलाम बन जाना। भारत यह अनुभव करता था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे भाग लेने का पुण्य अधिकार है, और यदि भारत किसी गुट में सम्मिलित हो जाता है तो भारत को अपना यह अधिकार खो देना पड़ेगा। अंततः पुण्य स्वतंत्रता की इच्छा के कारण भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अनुसरण किया और सबसे अलग रहने का निर्णय किया। उसके बाद था शांति का समर्थक। भारत सदैव ही शांति का समर्थक रहा है, इसलिए गुटनिरपेक्ष नीति का ऐतिहासिक आधार पर भी समर्थन किया जाता है। भारत का इतिहास यह बताता है कि भारत में सदैव शांति की स्थिति का अनुसरण किया है और उसकी कभी भी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा नहीं रही है, यानी ये अपने आप को आगे तक नहीं बढ़ाना चाहता, किसी भी देश पे हथियाना नहीं चाहता, क्योंकि इसका महत्वाकांक्षा ऐसा है ही नहीं। सभी देश जो लड़ाई किए हैं, युद्ध किए हैं, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, दूसरे के संसाधन पे अधिकार करना। लेकिन भारत ऐसा नहीं कहता है, भारत अपने संसाधन में ही बहुत खुश है। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष नीति भारत के परंपरागत दर्शन तथा आदर्श की आधुनिक युग में राजनीतिक अभिव्यक्ति है। दोनों
यानी पांचवा जो था, दोनों गुटों में आर्थिक सहायता। भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण इसलिए भी किया ताकि दोनों गुटों से सहायता प्राप्त किया जा सके, यानी वो सोवियत संघ से भी सहायता प्राप्त करना चाहता था और अमेरिका से भी सहायता प्राप्त करना चाहता था। और आज उसी कूटनीति के कारण ही भारत ने जो है दोनों देशों से समर्थन जो है बिल्कुल पूरी मिल रही है। भारत दोनों गुटों द्वारा मिलने वाली सहायता का आनंद उठाना चाहता था। यदि भारत एक ही गुट में सम्मिलित हो जाता तो शायद वह न केवल एक ही गुट ही सहायता लेता बल्कि दूसरे गुट वाले देश भारत को घृणा की दृष्टि से भी देखते। तो ये इसीलिए इसने जो है दोहरी नीति अपनाई और गुट निरपेक्ष को बनाया, क्योंकि भारत अगर सोवियत संघ या अमेरिका दोनों में से किसी एक का सदस्य होता तो दोनों देश जो थे एक दूसरे के खिलाफ थे और उनको जो है भारत को भी इसका गुस्से का सामना करना पड़ता, और भारत ऐसी स्थिति में था नहीं और होना भी नहीं चाहिए। भारत चाहता था कि दोनों गुटों से उनको पूरे सहयोग और सहायता मिले। उसके बाद था भौगोलिक दशा। भारत की भौगोलिक दशा ऐसी थी कि यदि भारत पश्चिम तथा साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाता तो उसको अस्तित्व के संकट उत्पन्न हो जाते। क्यों? क्योंकि उस चारों तरफ से घिर जाता और कभी भी उस पर अटैक हो सकती और इसका अस्तित्व जो है स्वतंत्रता का वो शायद खत्म भी हो जाती। एशिया के हित के लिए एशिया को नए स्वतंत्र राष्ट्र में पश्चिम की प्रति घृणा थी और भारत को भी सभी एशियाई देश प्रतिष्ठा से देख रहे थे। यदि भारत पश्चिमी गुट से मिल जाता तो एशिया के देशों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता। अन्य देश भी भारत का अनुसरण करते हुए पश्चिम में मिलना आरंभ कर देते। तो इस वजह से भी उसने अपने आप को अलग थलग रखा। उसके बाद था नेहरू जी का विश्वास। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं विश्व शांति और अनुलंघन की नीति को समर्थक थे। अंततः भारत अनुलंघन की नीति ही स्वीकार किया, यानी नॉन एग्रीमेंट ही उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि गुट निरपेक्ष ही उनका नीति था और ये हमेशा से शांति प्रिय व्यक्ति भी थे। जब तक भारत में प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे तब तक भारत पूर्ण रूप से गुट निरपेक्ष की नीति पर बल देता रहा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का विदेशी नीति के आधार पर बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था कि हम किसी गुट में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा यहाँ आंतरिक समस्या इतनी अधिक है कि हम दोनों गुटों से संबंध बनाए बिना उन्हें नहीं सुलझा सकते। यानी दोनों जो है गुटों को हमारी ज़रूरत है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र रहना। ठीक है, तो इसमें गुट निरपेक्ष तो आपको क्लियर हो चुका होगा। गुट निरपेक्ष का मतलब ही होता है किसी गुट में शामिल न होकर स्वयं को स्वतंत्र रखना। जब तक भारत प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे तब तक भारत पूर्ण रूप से गुट निरपेक्ष नीति पर ही बल देता रहा। लेकिन जो है अप्रैल 1955 ईस्वी में मंडल सम्मेलन हुआ जिसमें गुट निरपेक्ष का नारा भी दिया गया और उस समय से यह काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। जब 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कड़ी आलोचना के बावजूद भी गुट निरपेक्ष नीति को नहीं त्यागा। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1966 में प्रधानमंत्री बनने पर गुट निरपेक्ष की नीतियों की अनुसरण भी किया और आवश्यकता पड़ने पर पश्चिमी देशों की आलोचना भी की और रूस की भी आलोचना किया। जब भारत ने रूस के साथ 1971 ईस्वी में संधि की तो आलोचकों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत की नीति गुट निरपेक्ष नहीं रही, परंतु यह आरोप सही नहीं है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अगस्त 1971 में दिल्ली में एक विशाल जन समूह की रैली में भाषण करते हुए कहा कि आज सोवियत संघ के साथ जो संधि हुई है उसके बावजूद भारत अपनी गुट निरपेक्ष की नीति पर कायम रहेगा। ठीक है, अपने सोवियत संघ के स्पष्ट कहा कि भारत गुटों की नीतियों से अलग रहना चाहता है और हमारी बात उसे मान ली है। 1977 में जनता सरकार ने गुट निरपेक्ष नीति को ही अपनाया। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 29 मार्च 1970 को कहा था कि हम जो है शुद्ध गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाएंगे। ठीक है, 21 जनवरी 1980 के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि भारत की एक गुट निरपेक्ष देश है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भारत अपने हित में कार्य करता है। 7वां निगुट शिखर सम्मेलन में मार्च 1983 ईस्वी में दिल्ली में हुआ और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व संभालते हुए भी सभी देशों को विश्व शांति, पुण्य निशस्त्रीकरण और नई आर्थिक व्यवस्था के लिए अभियान और ज़्यादा तेज करने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी जनवरी 1985 में स्पष्ट कहा था कि गुट निरपेक्ष न्याय, समान और पारंपरिक सहयोग पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से हमारा विश्वास कोई नहीं डिगा सकता है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 7 अगस्त 1988 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ और गुट निरपेक्ष आंदोलन की 26वीं वर्षगांठ के उपलब्धि में आयोजित एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को उदाहरण करते हुए कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन न सिर्फ अस्थायी विश्व शांति के लिए एक संघ के विख्यात यानी राजनीतिक है, बल्कि राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी मात्र विकल्प भी है। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विखराव के बाद बदलते
विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका के बारे में अनेक देश ने कहना शुरू कर दिया कि अब गुट निरपेक्ष की कोई भूमिका नहीं रह गई। परंतु भारत के अनुसार गुट निरपेक्ष नीति, गुट निरपेक्ष आंदोलन का आज भी महत्व है। अक्टूबर 1985 में गुट निरपेक्ष देशों ने के 11वें सम्मेलन में भाषण देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के सभी 113 सदस्य राष्ट्र को एकजुट होकर संयुक्त राष्ट्र के कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने को कहा, ताकि गुट निरपेक्ष देश संयुक्त राष्ट्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। भारत का मत है कि शीत युद्ध की समाप्ति या तनाव शैलियों की प्रक्रिया के आरंभ होने से चाहे गुट निरपेक्ष आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो गया हो, परंतु अब गुट निरपेक्ष देश अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करेंगे और भारत सरकार गुट निरपेक्ष नीति का जोरों से अनुसरण करेगा। उसके बाद है गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत की क्या भूमिका है। भारत की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूगोस्लाविया के स्वर्गीय राष्ट्रपति टिटो और मिस्र के स्वर्गीय राष्ट्रपति जमाल नासिर गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता थे। गुट निरपेक्ष की परिकल्पना जो दो शक्ति गुटों में विभाजित विश्व को परमाणु युद्ध की भीषणों से बचाना था और साम्यवादी के खिलाफ संघर्ष तेज करने के उद्देश्य से की गई थी। भारत की विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष को भारत की विदेशी नीति का आधार बनाया था। स्वतंत्रता से पूर्व 7 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेशी नीति की नींव रखते हुए कहा था कि हम शक्ति गुटों से निरपेक्ष रहेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा तथा अन्य कई स्थानों पर यह स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत किसी गुट में शामिल नहीं होगा और भारत गुट निरपेक्ष की नीति का अनुसरण करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि गुट निरपेक्ष का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति उदासीनता नहीं है और सन 1949 ईस्वी में प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिका कॉन्फ्रेंस के समक्ष भाषण देते हुए कहा भी था कि जहाँ स्वतंत्रता खतरे में हो, न्याय खतरे में हो, यहाँ यदि कहीं आक्रमण किया जा रहा हो वह हम उदासीन नहीं रह सकते और न ही रहेंगे। हमारी नीति उदासीनता की नीति नहीं है। हमारी नीति यह है कि हम शांति स्थापना के लिए सक्रिय रूप से प्रयत्न किए जाएं और जहाँ तक संभव हो उसके शांति के दृढ़ आधार प्रदान करें। यानी शांति के लिए ये जो है गुट निरपेक्ष के आंदोलन की स्थापना किया गया था और ये जो गुट निरपेक्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष नीति के विचारों को तब अधिक महत्व हुआ जब यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो तथा मिस्र के राष्ट्रपति जमाल नासिर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार का समर्थन किया था, क्योंकि ये देश उस समय काफ़ी मजबूत थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन करना जो है गुट निरपेक्ष को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी था। बाद में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोनो तथा धना के अनुक्रिमा भी इसके समर्थक बन गए और गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ प्राय अप्रैल 1955 में बेडुला नामक स्थान में एशिया और अफ्रीका के 29वें राज्य सम्मेलन के माना जाता है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सम्मेलन में छाए रहे। बेलग्रेड सम्मेलन, फिर 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ। ठीक है, ये गुट निरपेक्ष देश का प्रथम सम्मेलन हुआ था। ये पहला सम्मेलन था, ठीक है, गुट निरपेक्ष का। इसमें जो है सम्मेलन में 25 देशों के प्रतिनिधि और 3 पर्यवेक्षकों के भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण देते हुए गुट निरपेक्ष के मूल्य दर्शन को स्पष्ट करते हुए कहा कि गुट निरपेक्ष का अर्थ पहले नकारात्मक रूप से लिया जा रहा था, परंतु इसका अब सकारात्मक रूप ही भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाभिकीय युद्ध को बढ़ते हुए खतरे और शांति अस्तित्व की सर्वोच्च आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कहा कि यही आज के युग की मूलभूत चुनौतियां हैं। भारत के दृष्टिकोण के कारण ही इस सम्मेलन में विश्व शांति के लिए अमेरिका और सोवियत संघ को यह अपील की है कि वे फिर से परमाणु परीक्षण न करें। यानी परमाणु परीक्षण जो है विश्व के लिए खतरे का एक घंटी है, खतरा है, इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्ष के सदस्यों को ये बात क्लियर और साफ कह दिया। काहिरारा का सम्मेलन 1964 अक्टूबर 1964 में गुट निरपेक्ष के राष्ट्र का दूसरा सम्मेलन काहिरारा में हुआ। इस आंदोलन में 47 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 11 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण के ध्यान में रखते हुए पुण्य शांति सह अस्तित्व के सिद्धांतों को घोषणा भी की। यानी भारत जो है सदैव अनुसरण किया है, शांति का अनुसरण किया है। भारत ने कभी भी जो है परमाणु शस्त्र का समर्थन नहीं किया है। भारत ने सदैव ही निशस्त्रीकरण का ही मार्ग को अपनाया है। उसके बाद लुसाका सम्मेलन यानी 1970 में तीसरा गुट निरपेक्ष सम्मेलन सितंबर 1970 ईस्वी में लुसाका में हुआ। इस सम्मेलन में जो है 54 देशों के प्रतिनिधियों और
9 प्रशिक्षकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि गुटनिरपेक्ष देशों को अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता और प्रभाव का प्रयोग शक्ति के संतुलन को शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के पक्ष में करने के लिए करना चाहिए। उसके बाद जो था अगला सम्मेलन जो था अल्जीरियस सम्मेलन में हुआ था, जो 1973 में चौथा सम्मेलन हुआ था। 1973 में अल्जीरिया में हुआ और इसमें जो है 76 देशों की प्रतिनिधित्व और 9 प्रशिक्षकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में आर्थिक सहयोग पर बहुत जोर दिया गया कि आर्थिक सहयोग भी बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। उसके पश्चात था कोलंबो सम्मेलन, यानी 5वां जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था 1976 ईस्वी में किया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में अगस्त 1976 को कोलंबो में हुआ और इसमें 88 देश ने प्रतिनिधित्व भाग लिया। यानी ये संख्या जो थी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। कई देश जो है गुटनिरपेक्ष में सम्मिलित होते जा रहे थे। इस सम्मेलन में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों में आर्थिक सहयोग पर बल दिया और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्थापना भी मांग भी किया। उसके बाद था हवाना सम्मेलन, ये छठा सम्मेलन था, यानी जो है 1979 ईस्वी में किया गया था। छठा जो है निरपेक्ष सम्मेलन हवा में सितंबर 1979 ईस्वी में हुआ था। सम्मेलन में 94 देशों ने प्रतिनिधित्व में भाग लिया था। इस सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री श्याम आनंद मिश्र ने भाग लिया था। उसके बाद था 7वां गुट शिखर सम्मेलन, जो 1983 ईस्वी में 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, जो 1983 में दिल्ली में हुआ था। ये 7 मार्च 1983 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व संभालते हुए सभी देशों में विश्व शांति या पुण्य निशस्त्रीकरण और नई आर्थिक व्यवस्था के लिए अभियान और ज़्यादा से तेज करने का आह्वान भी किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिखर सम्मेलन में अपने जो है उद्घाटन भाषण में सभी सदस्य देशों में गुट निरपेक्ष के आधार स्तंभ 5 सिद्धांत प्रभुत्व और क्षेत्रीय अखंडता, अनुक्रमणता, हस्तक्षेप, समानता, पारंपरिक लाभ तथा शांति में सह अस्तित्व में अपने दृढ़ विश्वास को दृढ़ की अपील भी किया था। यानी हमारा जो 5 सिद्धांत था उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। सह प्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, अनुक्रमण, हस्तक्षेप, समानता, पारंपरिक लाभ, ठीक है, और शांति एवं सह अस्तित्व। ये 5 सिद्धांत जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 17वां जो 7 मार्च 1983 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के कल्याण के लिए 3 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया और सदस्य देश जो 101 हो चुके थे से उनके पूरा करने के लिए संकल्प करने का आग्रह भी किया। ये सूत्र थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को, लोकतंत्रीवाद को आगे बढ़ाने और एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सूत्रपात करने के उद्देश्य से अधिक कारगर कदम उठाने की मांग भी यहाँ पर किया गया। और इसमें दूसरी बात जो थी, विकास के लिए मुद्रा और वित्तीय संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाएंगे जो खाद्यान्न, ऊर्जा और औद्योगिक विकास के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश के लिए वित्त जुटाने के लिए जो है तरीके खोजेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट तो था सामूहिक आत्मनिर्भरता के प्रति अपना वचनबद्धता पर पुण्य बल देंगे। दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता की हैसियत से परमाणु युद्ध की विषमता को टालने और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जो भूमिका अदा की थी उसकी अब कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके प्रयत्नों से ही बहुत से जो बातें जो थी उस पर रोक लगाई गई। कहते हैं अप्रैल 1985 में नसीबिया के प्रश्न पर आयोजित गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का उद्घाटन करते हुए राजीव गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की कड़ी आलोचना की और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने की मांग भी किया। उसके बाद बहाना में गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के सिलसिला में जो प्रस्ताव पास किया गया था उसमें अग्रवादी अफ्रीका देशों को नरम नीति वाले देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। उसके बाद था 8वां जो था हरारे शिखर सम्मेलन। ये भी सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण था। गुट निरपेक्ष देशों का 8वां शिखर सम्मेलन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में राजीव गांधी की अध्यक्षता में सितंबर 1886 ईस्वी में हुआ था। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महाशक्तियों से अनुरोध किया कि वे परमाणुविक टकराव से मानवता की रक्षा करने में सहयोग दें तथा इस देश में गंभीरतापूर्वक विचार करें। उन्होंने कहा था कि इन शक्तियों को पुण्य निशस्त्रीकरण के लिए भी अपने दायित्व को निभाना चाहिए। 8वें गुट निरपेक्ष के शिखर सम्मेलन में मोर्चा बंद राष्ट्रीय और नामीबिया को स्वाधीनता का आंदोलन के लिए एक अफ्रीका सहायता कोष स्थापित किया और 9 राष्ट्रों ने इस कोष का अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी को ही बनाया गया था। और उसके बाद था बेलग्रेड शिखर सम्मेलन। गुट निरपेक्ष के 9वें शिखर सम्मेलन जो था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 4 सितंबर जो है 1989 ईस्वी को शुरू हुआ था। इस सम्मेलन में 102 देशों ने राष्ट्र अध्यक्ष के भाग लिया था। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अफ्रीका कोष को अध्यक्ष के रूप में बोलते हुए शिखर सम्मेलन में कहा कि
दक्षिण अफ्रीका आज इतिहास के बड़े नाजुक दौर से में है और यह हमारा कर्तव्य है कि उपनिवेशीकरण और रंग भेद के खिलाफ संघर्ष में नए उत्साह में जुट गए जाएं। उन्होंने आशा व्यक्त भी की थी कि जिन देशों में अनुदान नहीं दिया है वह इसमें भागीदारी बनने का प्रयास भी करेंगे। शिखर सम्मेलन में से 6 सूत्रीय कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, जिनमें से ये संदेश स्पष्ट है कि विश्व शांति, स्थापना, न्याय और आज़ादी तथा आर्थिक समृद्धि की दिशा में यह आंदोलन जी जान से काम करेगा। राजीव गांधी के विपक्ष के नेता ने के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। उनकी 8 देशों की यात्रा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आवाज़ विश्व मंच पर बुलंद करने में सहायक भी हुई। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के बिखराव के बाद बदलते हुए स्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका के बारे में आका सम्मेलन में अनेक देशों ने कहा कि गुटनिरपेक्ष की कोई भूमिका नहीं रह गई, परंतु भारत के अनुसार बदलती परिस्थितियों में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सतर्कता बनी रही। यानी आज भी जो है गुटनिरपेक्ष अपने सतर्कता के लिए जाना जाता है। उसके पश्चात 10वां जो जकार्ता शिखर सम्मेलन हुआ, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का 10वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1 दिसंबर 1982 ईस्वी में जकार्ता में हुआ था। सम्मेलन में सभी देश ने कहा कि अब आतंकवादी गतिविधियां संगठित करने, उन्हें भड़काने और मदद को देने इत्यादि से दूर रहें। इस सम्मेलन में 110 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष ने आंदोलन की नई भूमिका पर विचार विमर्श किया। भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए एक नया चार्ट प्रस्तुत किया। नरसिम्हा राव ने सदस्य देशों से अपील की कि वे अपनी ताकत द्विपक्षीय मामलों पर न लगाएं, ठीक है, यानी अपने एकजुटता पर लगाएं। उसके बाद था कताहेना शिखर सम्मेलन। गुटनिरपेक्ष देश का 11वां शिखर सम्मेलन जो था कोलंबिया के शहर, ठीक है, जो कोलंबिया के शहर था क्लातोना में 18 अक्टूबर 1985 में आरंभ हुआ। ठीक है, गुटनिरपेक्ष देशों में संयुक्त राष्ट्र व सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन व विस्तार, परमाणु निरस्त्रीकरण और गुटनिरपेक्ष देशों से और दक्षिण सहयोग के गुटों पर विचार किया गया। इसके अलावा विकासशील देशों के बहुआगामी कर्जों के माफ़ करने की भी मांग भी उठाई गई। गुटनिरपेक्ष देश ने इस सम्मेलन में इन सम्मेलन में 113 देश के अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष ने भाग लिया था। भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने गुटनिरपेक्ष देशों को एकत्र होकर संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन और विस्तार पर बल देने की बात कही थी, ताकि संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सके। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद था डरबन शिखर सम्मेलन जो 1988 ईस्वी में हुआ था। गुटनिरपेक्ष देश को 12वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन में हुआ, जो 2 सितंबर जो है 1998 को आरंभ हुआ था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 114 सदस्य राष्ट्र को प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि कश्मीर के प्रश्न पर भारत को तीसरे पक्ष का मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आपसी विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए विवेकपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने आतंकवाद के निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का आह्वान भी किया। उन्होंने परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र को आग्रह किया कि वो सामूहिक नरसंहार को हथियारों को समाप्त करने के लिए एक परमाणु अयुद्ध समझौता संपन्न कराने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का साथ दें। उन्होंने कहा कि भारत परमाणु हथियारों के कायम रखने में विश्वास नहीं रखता और वह परमाणु हथियारों को समाप्त करने को समझौता को मानने के लिए सबसे पहले तैयार है। उसका उद्देश्य यही है। तो देखिए, ये सब जो था गुटनिरपेक्ष की मेन बातें थी जिसको आप समझ रहे हो। ठीक है, इन सब 12 बातों से बहुत बातें स्पष्ट भी हुई है कि जो है गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य क्या था और इसका क्या विचारधारा था। आगे भी है, इसमें जो है कतेना में विदेश मंत्री का 13वां जो सम्मेलन हुआ वो भी इम्पोर्टेंट था। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने विदेश मंत्री के 13वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि गुटनिरपेक्ष देश एकजुट होकर मुद्दे पर एक सामान्य रुख अपनाए ताकि अपनी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सम्मान किया जा सके। इस सम्मेलन में भारत की इस मांग का समर्थन किया गया कि निर्वाचित सरकार को जो है पददृश्य सत्ता हथियाने वाले सैनिक शासन वाले देशों को निर्गुट आंदोलन से अलग रखा जाना चाहिए। उसके बाद था कुलालामपुर शिखर सम्मेलन जो 2003 में हुआ था। गुटनिरपेक्ष देशों का 13वां शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुलालामपुर में हुआ। इस सम्मेलन में 116 सदस्य भाग लिया था, यानी इसका जो संख्या है, सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई और नाम जो है इसका जो गुटनिरपेक्ष है उसमें सम्मिलित होने के लिए सभी देश जो थे बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, यानी इसकी सदस्यों की संख्या जो थी 116 हो गई थी। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे। सम्मेलन में सदस्य
राष्ट्र को भारत द्वारा प्रस्तावित आतंकवाद का विरोध प्रस्ताव का समर्थन सभी देशों ने किया था कि आतंकवाद किसी भी देश के लिए सही नहीं है और ये खतरा है और इसको हमेशा इसके जड़ को उखाड़ना सभी देश को प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद था 2006 में जो हुआ था हवाना शिखर सम्मेलन। गुट निरपेक्ष देशों का 14वां शिखर सम्मेलन क्यूबा की राजधानी हवाना में हुआ। इस सम्मेलन में 118 सदस्य देश ने भाग लिया था। इसमें भाग लेते हुए भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आतंकवाद की समाप्ति के लिए सदस्य देशों को मिलकर कार्य करने का आह्वान भी किया था कि सभी सदस्य देश को इसके लिए अग्रसर रहना पड़ेगा। ठीक है, और इस सम्मेलन में भाग लिया था मनमोहन सिंह ने, ठीक है, और आतंकवाद के प्रति उन्होंने बहुत ही चिंता व्यक्त किया था। उसके बाद तेहराना शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष देशों का 16वां शिखर सम्मेलन जो तेहराना ईरान में हुआ था। इस सम्मेलन की संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आतंकवाद को समाप्त करने एवं सीरिया सम्मेलन को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने पर जोर दिया था। इसके पश्चात था गुट निरपेक्ष नीति का लाभ। गुट निरपेक्ष नीति का अपनाकर भारत की बहुत से लाभ हुआ। सबसे पहले तो यही लाभ हुआ कि आर्थिक पुनर्निर्माण। भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाकर अपना आर्थिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया किया, क्योंकि किसी भी गुट में शामिल न होने से उसे सभी देशों की सहायता प्राप्त होती रही। दूसरा बात यही था कि स्वतंत्र नीति निर्माण, यानी स्वतंत्र नीति निर्माण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसमें यही बात थी कि भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाकर स्वतंत्रतापूर्वक अपनी नीतियों के निर्माण किया। ठीक है, और दूसरा लाभ जो ये हुआ भारत को कि भारत की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई। गुट निरपेक्ष नीति अपनाने से भारत की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हो गई। दोनों गुटों में आर्थिक सहायता, गुट निरपेक्ष देश होने के कारण भारत को दोनों गुटों से आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुआ। यानी अमेरिका ने भी भारत का बहुत सहयोग दिया और सोवियत यूनियन ने भी, यानी रूस जर्मनी ने भी काफ़ी इसका साथ दिया। गुट निरपेक्ष नीति की प्रशंसता यही रहती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने 1961 ईस्वी में नव स्वतंत्र राष्ट्र की महाशक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए ये आरंभ हुआ था, क्योंकि अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन नहीं चलाई जाती तो शायद भारत या तो वो पूंजीवादी में होती सम्मिलित या साम्यवादी में होती, या तो भारत पर अमेरिका ने नियंत्रण कर लिया होता या सोवियत यूनियन ने कर लिया होता। इसी से दूरदृष्ट रहने के लिए भारत ने गुट निरपेक्ष इसका सहारा लिया। यानी भारत का बिल्कुल साफ विचार था कि हम किसी भी गुट में सम्मिलित न होके हम अपना स्वतंत्र जीवन यापन करेंगे। इस आंदोलन का उद्देश्य शक्ति गुटों से दूर रहकर अपने को अलग पहचान एवं अस्तित्व बनाना रखना था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ शीत युद्ध काल में हुआ था, परंतु अब परिस्थिति बदल चुकी है। शीत युद्ध समाप्त हो चुका है और अमेरिका रूस अब तनाव नहीं मैत्री चाहते हैं। आज सभी देश मैत्री के ऊपर अपना पहचान बना रहे हैं। वर्तमान समय में शक्ति गुट समाप्त हो चुकी है और अमेरिका ही एक महाशक्ति देश रह गया है। संसार एक ध्रुवीय हो चुका है। ऐसे बदले परिस्थिति में गुट निरपेक्ष आंदोलन के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया जा रहा है। आलोचकों का मत है कि जब विश्व में गुट पाबंदी हो रही थी तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या औचित्य रहा होगा। जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है तो गुट निरपेक्ष की क्या आवश्यक है। कर्नल गद्दियों से इस आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा गया था। लेकिन फरवरी 1962 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के विदेश मंत्री के सम्मेलन में मिश्र ने कहा था कि सोवियत संघ के विघटन और सोवियत गुट का शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रसंग समाप्त हो गई है, अंततः इसे समाप्त कर देना चाहिए। परंतु उपरोक्त विवरण के आधार पर न तो यह कहना उचित होगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का औचित्य निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन में रहने में भारत का फायदा है और अच्छाई भी है, क्योंकि इससे साफ क्लियर हो चुका है कि भारत सभी से अपना दुरुस्त बना के रखना चाहता है और किसी देश में सम्मिलित होकर अपने देश की जो शांतिमय उद्देश्य है उसको भंग नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी औचित्य यही गुट निरपेक्ष आंदोलन का। गुट निरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान व प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है। निशस्त्रीकरण और विश्व शांति और मानवीय अधिकार की सुरक्षा के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि भारत सदैव ही निशस्त्रीकरण का ही बात करता है और विश्व शांति और मानवाधिकार का ही बात करता है और आतंकवाद के ऊपर ही इसका विचारधारा है। क्योंकि भारत जो चाहता है कि विश्व में इसके सब शांतिमय हो और इसके लिए गुट निरपेक्ष होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि गुट निरपेक्ष का अर्थ ही यही होता है कि हम सबसे अलग रहें, स्वतंत्र रहें। और स्वतंत्र तब रहा जा सकता है जब हम किसी की भी कंट्री के दबाव में न रहें। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त करवाने के लिए भी इसका औचित्य है। यानी ये अमेरिका जो अपने आप को विश्व के सबसे महाशक्तिशाली देश के रूप में उभर रखी है, उसके लिए भी आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी गुट निरपेक्ष एक चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। तो इसीलिए इसका रहना भी उचित ही है।
अन्यथा विकासशील देशों में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन रहेगी तभी जो होगा, जो विकासशील देश है वो उन्नत हो जाएगा। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी इसका बहुत ही रहेगा बोलबाला। अशिक्षा, बेरोजगारी और आर्थिक समानता जैसी समस्याओं से मसूल नाश के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत ही आवश्यक है। अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन रहेगी तभी इस पर जो है करारा वार किया जा सकता है। नहीं तो कहते हैं ना, जो शक्ति के जो है चूर में अमेरिका किसी पर ध्यान तो दे नहीं सकती, तो वो जो है अविकसित राष्ट्र है उस पर क्या ध्यान देगी। तो इसलिए जो है गुटनिरपेक्ष का होना बहुत ही औचित्य ही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लोकतांत्रिक स्वरूप इसकी सतर्कता को प्रकट भी करती है और है भी। गुटनिरपेक्ष देशों की एकजुटता ही इन देशों के हितों की रक्षा कर सकती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में लगातार बढ़ती संख्या इसके महत्व और प्रासंगिक को दर्शाता है। जैसे कि आप जान चुके हो कि 25 देशों ने इसको स्टार्ट किया था और जो वर्तमान समय में जो आज है वो 120 से भी अधिक देश जो है इसके सदस्य बन चुके हैं। तो ये जो क्लियर बोल रहा है, बता रहा है कि सभी देश जो है शांति में और जो है सभी से दूर रहना चाहते हैं और सबसे अलग थलग अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और अपने देश में जो है आर्थिक, सामाजिक और बेरोजगारी आर्थिक समस्याओं से जो है छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर आज इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह गया है तो कोई देश इसे समाप्त करने की मांग कर रहा है, तो वो सिर्फ उसकी सदस्य संख्या बढ़ा क्यों रही है। देखिए, अगर मान लीजिए इसको अगर समाप्त करने का देश समर्थन करता है तो इसमें देश सम्मिलित क्यों हो रही है। आने वाले समय में देखिए कहाँ 25 था, कहाँ 120 हो गया है। तो ये आम बात नहीं है। हमारे जितने देश, हमारे विश्व में जितने देश नहीं, उतने से जो काफ़ी हद तक हमारे जो है गुटनिरपेक्ष में सम्मिलित हो गया है। इसका अर्थ है कि सभी देश जो है शांति में जो है रहना पसंद कर रहे हैं और वो जो है साम्यवादी और जो पूंजीवादी है उसको अपनाने में अपना अस्तित्व नहीं समझते हैं। इसकी बढ़ रही सदस्य संख्या इसकी सतर्कता और महत्व और इसकी जरूरत को दर्शाती है कि हर क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है। गुटनिरपेक्ष देशों का आज भी इस आंदोलन के सिद्धांतों का विश्वास तथा इसकी प्रति निष्ठा इसके महत्व को बनाए हुए है। यह कहना वर्तमान ध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक हो गया है और इसे समाप्त कर देना चाहिए बिल्कुल ही अनुचित होगा, क्योंकि इसको और प्रोत्साहित करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा गुटनिरपेक्ष जो है टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे +2 हो या कहीं भी हो, चाहे BA सेकेंड ईयर हो या सेमेस्टर 4 हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से करना भी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और आप जो आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जो समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको भी धन्यवाद करना है तो इसकी बातों को जरूर समझिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे कि जो भी बच्चे आपके BA में 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे उनको भी ये वीडियो प्राप्त हो और वो भी लाभान्वित हो, ठीक है। क्योंकि हमारा भी है जो उद्देश्य है नो एग्रीमेंट जैसा ही है, यानी धर्म जो है गुटनिरपेक्ष जैसा ही है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा इसका लाभ उठाए और इसका फ़ायदा उनको तक भी पहुँचे। इसलिए सोचिए मत, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए या जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हों उनको भी शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय।